नमस्ते। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण पढ़ेंगे। मानव ही क्या, प्रत्येक प्राणी एवं वनस्पति जगत भी पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है तथा ये सभी अपने पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं। पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण दो शब्दों अर्थात परि तथा आवरण के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा। व्यक्ति के चारों ओर जो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, इनके प्रभावी रूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मनुष्य को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं, मतलब घेरे हुए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव सभी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण समूचे विश्व की समस्या बन गई है। समस्त पृथ्वी एक है। इस पर रहने वाले सारे जीवधारी पर्यावरण में हुए बदलाव से प्रभावित हुए हैं। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य भौतिक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें हम पनपते हैं एवं बढ़ते हैं। पर्यावरण में हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं और पनपते हैं। प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात बनाए रखने की कोशिश करती है। मानव हमेशा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है जिससे उसकी मूल संरचना में, व्यवस्था में बदलाव आया है। पर्यावरण की बिगड़ती दशा आज पूरे संसार की समस्या बन गई है। विकासशील राष्ट्रों में रोज नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है? ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। ये भंडार सीमित है। आज भी दुनिया भीषण ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। फॉसिल ईंधनों का विनाश हमारे लिए घातक है। ऊर्जा की कमी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने खाद्य तैयार करने के लिए करते हैं। बस्तियों का विस्तार करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्या होता है? वनों को काट दिया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े मकान बनते हैं, बस्तियाँ बसाई जाती हैं। वनों का विनाश होने से वायु की कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि रोकना असंभव है। वन विनाश से पहाड़ी भागों में भूक्षरण और भूस्खलन होता है। मनुष्य प्रकृति की संतान है, स्वामी नहीं। प्रकृति हमारा पोषण करती है, हमारी रक्षा करती है, पर हम लोग सिर्फ उसे भोगते हैं, उस पर अपना अधिकार समझते हैं। हम लोग प्रकृति के मालिक बन बैठे हैं। यही इच्छा हमारे पतन का, मानव और प्रकृति के बीच जो खाई है उसका मुख्य कारण है। सभ्य मानव हमेशा से ही प्रकृति पर अपना अस्थायी प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा है। मनुष्य अपने को दुनिया का मालिक समझने लगा है। मनुष्य सभ्य हो या असभ्य, सभी प्रकृति की संतान है, उसके मालिक नहीं। मनुष्य को अगर प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो उसे प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियमों को तोड़कर ही वह पर्यावरण को नष्ट कर देता है जिस पर उसका जीवन निर्भर होता है। इससे उसकी सभ्यता का भी पतन होता है। मनुष्य उन्नति करते हुए प्रकृति के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है और जहां से भी गुजरता है वहां भूमि मरुस्थल हो जाती है। वो क्या करता है? वन उनको काट देता है, तो इसीलिए भूमि मरुस्थल हो जाती है। मनुष्य सभ्य हो या बर्बर, प्रकृति की संतान है, उसका मालिक नहीं।
हम लोग सब प्रकृति के मालिक नहीं हैं। मनुष्य को पर्यावरण पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए प्रकृति के नियमों को मानना पड़ेगा। मनुष्य जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तभी वह पर्यावरण को नष्ट कर बैठता है, जिस पर उसका जीवन भी निर्भर है। और जब पर्यावरण तेजी से बिगड़ता है तब सभ्यता का पतन होने लगता है। सभ्य मनुष्य जहाँ भी लंबे समय तक रहा, वहाँ की भूमि को मरुस्थल बनाता गया। पुराने बसे प्रदेशों की सभ्यताओं के पतन का यही कारण था। औद्योगिक संस्कृति और बढ़ती आबादी। ऊर्जा हमारे जीवन का रूप है, पर्याय है। औद्योगिक विकास का आधार क्या है? ऊर्जा है। विकास के साथ ही हमने प्रकृति को भी खोखला कर दिया है। प्राकृतिक संपदा का हम खुलकर अपव्यय करते हैं। हमने तात्कालिक लाभ के लिए हम क्या करते हैं? भविष्य के दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज करते हैं कि भविष्य में इसका फल क्या होगा, ये हम नहीं सोचते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा आधुनिक विकास की दौड़ में लगे हुए हैं। पहले की सभ्यताओं के साथ बात एकदम उल्टी थी। वे प्रकृति को प्राकृतिक संसाधनों का खजाना सिर्फ नहीं मानते थे, वे प्रकृति को देवी के रूप में मानते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी से उद्भूत सभ्यता उपभोगवादी संस्कृति को मानने वाली थी। उसकी दृष्टि में प्रकृति केवल संसाधनों का भंडार है जिसका उपभोग करने के लिए वे स्वतंत्र है। यही भ्रम परेशानी का कारण बना। कुछ विकसित राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सारी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। प्रकृति या पर्यावरण सार्वभौम है। सभी जीवधारी प्रकृति के अंग हैं। अब किसी एक की कुचेष्टा दूसरे के लिए कष्ट का कारण बन सकती है। बढ़ती आबादी के साथ कल कारखाने, उद्योग धंधे भी बढ़ते जा रहे हैं। मोटर गाड़ियाँ भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। जो लोग मिलों और कारखानों में काम करते हैं वे इसका अनुभव कर पा रहे हैं। इसका फल आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। उद्योगों ने वायु, जल और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। अगर प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो हम स्वस्थ जनजीवन की आशा कर सकते हैं। बिगड़े हुए पर्यावरण से मानव ही नहीं, अन्य जीवधारी भी आतंकित हैं। कितने जीव इस संसार से विलुप्त होते जा रहे हैं। कितनी जातियां यहाँ से चली गई, छुप गई। इस प्रकृति की 30 से अधिक जातियां तथा उपजातियों का लोप हो गया है। इसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। पर्यावरण का प्रभाव मौसम पर क्या पड़ा? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। फॉसिल ईंधन अर्थात कोयला, तेल जलने से इसकी मात्रा और भी बढ़ रही है। पौधे इसे खींचकर ऑक्सीजन देते हैं। वन विनाश और शहरीकरण की प्रवृत्ति इस प्राकृतिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक है। यह गैस धूप को गुजरने देती है, किंतु प्रकृति के वायुमंडल से ताप को पुनः विकसित नहीं होने देती। इसीलिए वायुमंडल का ताप बढ़ता जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 30-40 वर्षों में पृथ्वी के ताप में 3 डिग्री से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो जाएगी। फलस्वरूप क्या होगा? शीतोष्ण क्षेत्र रेगिस्तान हो सकते हैं और ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी गर्मी के कारण, जिससे क्या होगा? जल प्लावन हो सकता है। हमारे वातावरण में ओजोन की एक परत है उच्च ऊंचाई पर, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये घातक किरणें उस परत में अवशोषित हो जाती हैं और क्या करती हैं? दोषमुक्त धूप हमें प्राप्त होती है। अगर यह सुरक्षा आवरण ना होता
तो बहुत सारे जीवधारी क्या होता, धूप ताम्रता माने त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाते। बहुत से उद्योगों से निकलने वाले रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन ओजोन पट्टी में पहुंचकर रासायनिक प्रक्रिया से उसका क्षय करते हैं। अगर ये इसी दर से मुक्त होते रहे तो अगले 40 वर्षों में धरती की ओजोन पट्टी में कम से कम 24 से 30% की क्षति हो सकती है, जो त्वचा कैंसर के रूप में मनुष्य तथा पशुओं की क्षति पहुंचा सकती है। इससे मौसम भी प्रभावित हो सकता है। वन संरक्षण क्या है? वन हमारे रक्षक हैं। इनसे भूस्खलन और भूक्षरण तथा बाढ़ें रुकती हैं। फैक्ट्रियों या प्रयोगशालाओं के आसपास वृक्ष रोपे जाने चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो। इसलिए वन रोपण को सामाजिक वानिकी का अंग मानकर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में इसे अपनाना चाहिए। उत्तर भारत में हिमालय के दुखद वन विनाश के खिलाफ पहाड़ की महिलाओं ने जो जिहाद छेड़ा था वह अनुकरणीय है। चिपको आंदोलन अब काफ़ी बढ़ चुका है। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना जीवन वन संरक्षण में समर्पित कर दिया। न्यूजीलैंड के डॉक्टर रिचर्ड सेंट बेकर, जिन्हें वृक्ष मानव मैन ऑफ द ट्रीज नाम से जाना जाता है, चिपको आंदोलनकारी को बधाई देने भारत आए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्व नीति आवश्यक है। प्रकृति क्या है? सार्वभौम है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। 1968 में पेरिस में जीव मंडल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद विश्व पर्यावरण के बारे में जो चेतना मुखर हुई, उसे 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस से और बल मिला। इसमें महसूस किया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए। सारे राष्ट्रों ने पर्यावरण संबंधी कानून बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर इस दिशा में पहल की। सबसे पहले पहल उन लोगों ने किया। फ्रांस सरकार ने प्राकृतिक और पर्यावरण की सुरक्षा का मंत्रालय खोला। इसी प्रकार स्वीडन, कनाडा, जापान तथा अन्य बहुत से राष्ट्रों में पर्यावरण संबंधी नई एजेंसियां स्थापित की गई। अब ये पर्यावरण जो है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ाना, अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण, लकड़ी के विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास करना, कृषि में रसायन व कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग व सिंचाई में जल दक्ष उपयोग पद्धति अपनाना, जनसंख्या नियंत्रण ताकि संसाधनों पर जनसंख्या के बोझ को कम किया जा सके, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना व दक्ष ऊर्जा पद्धतियों का विस्तार। जरूरत है प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसके बिना आज हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। औद्योगिक कचरे का विनाश ऐसे ढंग से हो कि वायु तथा जल को प्रदूषित न कर सके। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? तीव्र गति से बढ़ता औद्योगिक व उद्योगों द्वारा समुचित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का
उपयोग में ना लाना, इसका कारण यही है प्रदूषण का। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण उनसे निकलने वाले कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। कृषि में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग, वनों का विनाश, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों से निकलने वाली धुआं, ये सब कारण हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, फॉसिल ईंधन क्या है? माने जीवाश्म ईंधन। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे के अवशेष लंबे समय में इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। भूक्षरण क्या है? भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण कहते हैं। भूस्खलन क्या है? ठोस चट्टान अथवा शैल आदि अचानक ढलान पर फिसल जाए तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। भूक्षरण के कारण क्या हो रहा है? नदी, नालों व समुद्रों में रेत व मिट्टी जमा होने के कारण वे उथली हो जाती है, जिससे बाढ़ एवं पर्यावरण की समस्या बढ़ जाती है। तो आपने ये पूरा पाठ पढ़ा, अब आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।